हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा और हमें नए खोजों की ओर ले जाएगा। और फिर अचानक यह हुआ, एक विस्फोट इतना शक्तिशाली कि इसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। यह बिग बैंग था, एक ऐसी घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। जो नहीं था वो हो गया, जो असंभव था वो संभव हो गया। इस विस्फोट ने समय और स्थान को भी जन्म दिया। इस क्षण में ब्रह्मांड अत्यंत गर्म था, अत्यंत घना था, इतना गर्म कि कोई परमाणु नहीं बन सकता था, इतना घना कि प्रकाश भी नहीं निकल सकता था। यह एक ऐसी अवस्था थी जो हमारी कल्पना से परे है, जो हमारे अनुभव से बाहर है। फिर भी यही वो क्षण था जब हमारा ब्रह्मांड जन्मा। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। यह फैलाव इतना तेज था कि यह प्रकाश की गति से भी तेज था। कुछ ही क्षणों में ब्रह्मांड का आकार कई गुना बढ़ गया। यह फैलाव आज भी जारी है। हर पल, हर सेकंड ब्रह्मांड बड़ा हो रहा है। ये सोचकर ही मन विस्मित हो जाता है। लेकिन इस विस्फोट के बारे में बहुत कुछ अभी भी अज्ञात है। हम नहीं जानते कि यह क्यों हुआ। हम नहीं जानते कि इसने इतनी ऊर्जा कहां से प्राप्त की। ये सवाल हमें परेशान करते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड कितना रहस्यमय है और शायद यही इसकी सुंदरता है। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड अराजकता में था। चारों ओर ऊर्जा थी, शुद्ध अनियंत्रित ऊर्जा, इतनी गर्म कि कोई पदार्थ नहीं बन सकता था, इतनी तीव्र कि कोई नियम नहीं था। यह एक ऐसा समय था जब सब कुछ संभव था, जब ब्रह्मांड अपना रूप ले रहा था। धीरे धीरे ब्रह्मांड ठंडा होने लगा। जैसे जैसे यह ठंडा हुआ, नए कण बनने लगे, पहले क्वार्क्स, फिर इलेक्ट्रॉन्स। यह एक ऐसा समय था जब भौतिकी के नियम बन रहे थे, जब ब्रह्मांड व्यवस्था की ओर बढ़ रहा था। कल्पना करो एक ऐसे समय की जब समय ही नहीं था, एक विशाल खाली कुछ भी नहीं। हमारे ब्रह्मांड के इस कोने में, हमारे सौर मंडल के अस्तित्व में आने से पहले यही स्थिति थी। यह अंधकार और शांति का क्षेत्र था। ब्रह्मांडीय रात में कोई तारा नहीं टिमटिमाता था, कोई ग्रह अपना खगोलीय नृत्य नहीं करता था। इस आदिम शून्य में केवल पदार्थ की धीमी फुसफुसाहट मौजूद थी। परमाणु अंतहीन कालेपन में लक्ष्यहीन रूप से तैरते रहे। वे सृजन के बीज थे, खिलने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन अभी के लिए वे एकांत में बहते रहे। ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक रखी थी, आने वाले भव्य तमाशे की तैयारी कर रहा था। गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व और परमाणु बल निष्क्रिय पड़े थे। वे ब्रह्मांड को आकार देने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अदृश्य क्वांटम उतार चढ़ाव अंतरिक्ष समय के माध्यम से तरंगित होते हैं। जल्द ही यह शांत शून्य सृजन के उन्माद में फूट जाएगा। ब्रह्मांडीय शून्य की गहराई से एक फुसफुसाहट उठी। यह गुरुत्वाकर्षण का कोमल आह्वान था, जो परमाणुओं को एक साथ खींच रहा था। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे एक विशाल बादल बनने लगा। यह एक निहारिका का जन्म था, सितारों का पालना। यह प्रकाश वर्षों तक फैला हुआ था, एक खगोलीय विशाल नींद से जाग रहा था। इस ब्रह्मांडीय बादल के भीतर हाइड्रोजन और हीलियम नृत्य करते थे। उनमें भारी तत्वों के अंश भी शामिल थे। ये लंबे समय से मृत सितारों की राख थीं। इस तारकीय नर्सरी में पुनर्जन्म हुआ। धूल के कण रेत के दानों से बड़े नहीं, गैस के साथ तैरते थे। वे अभी तक आने वाली दुनिया के निर्माण खंड थे। गुरुत्वाकर्षण ने अपना जादू चलाया, अधिक से अधिक सामग्री को इन घने जेबों में खींच लिया। तारों और ग्रहों के बीच बोए जा रहे थे। जैसे जैसे निहारिका सघन होती गई, वह घूमने लगी। हमारे भविष्य के सौर मंडल का दिल आकार ले रहा था। घूमते हुए नेबुला के केंद्र में एक चमत्कार हो रहा था। सबसे घना क्षेत्र अपने ही भार के नीचे और गिर गया। गुरुत्वाकर्षण ने गैस को सख्त और सख्त निचोड़ा। कोर पर दबाव बढ़ने लगा। तापमान ने पीछा किया। एक ब्रह्मांडीय भट्टी जलाई जा रही थी। जैसे जैसे कोर संकुचित होता गया, यह तेज और तेजी से घूमता गया। तापमान अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंच गया। हाइड्रोजन के परमाणु एक दूसरे से भारी बल के साथ टकराने लगे। कुछ असाधारण के लिए स्थितियां अनुकूल थीं। अचानक एक दहलीज पार हुई। परमाणु संलयन शुरू होने के लिए कोर पर्याप्त गर्म हो गया। हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में संलयित हो गए, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकली। हमारा सूर्य, हमारे सौर मंडल का दिल अस्तित्व में आ गया। सूर्य अपने उग्र हृदय पर था। सौर मंडल आकार ले रहा था। नवजात सूर्य के चारों ओर
गैस और धूल की एक डिस्क घूमती रही। यह प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क थी जो दुनिया का जन्म स्थान थी। इस ब्रह्मांडीय हिंडोला के भीतर छोटे छोटे कण आपस में टकराने लगे। वे आपस में चिपक गए, जिससे बड़े और बड़े समूह बनते गए। ये भविष्य के ग्रहों के बीज थे। प्रक्रिया धीमी लेकिन अथक थी। धूल के कण कंकड़ बन गए, कंकड़ चट्टान बन गए, चट्टानें शिलाखंड बन गईं। प्रत्येक टक्कर कुछ बड़ा होने की दिशा में एक कदम था। गुरुत्वाकर्षण ने अपनी भूमिका निभाई, इन बढ़ते हुए पिंडों को एक साथ खींच लिया। सबसे बड़ी वस्तुएं सबसे तेजी से बढ़ीं, अपने रास्ते में सामग्री को ऊपर उठाती गईं। इस ब्रह्मांडीय नाटक में अगले कार्य के लिए मंच तैयार किया गया था, उन ग्रहों का निर्माण जिन्हें हम आज जानते हैं। भाग 5, धूल से दिग्गज निकलते हैं। सौर निहारिका के बाहरी इलाकों में एक अलग तरह का ग्रह बन रहा था। इसने बड़े पैमाने पर ग्रहों के कोर के तेजी से विकास की अनुमति दी। ये कोर गैस दिग्गजों के बीज बन गए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। उन्होंने आसपास के नेबुला से भारी मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम को आकर्षित किया। वे आकार में गुब्बारे की तरह उड़ गए, जो आज हम जानते हैं। इसने आसपास के क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को खींच लिया, जिससे उनकी कक्षाएं आकार लेती रहीं। सौर मंडल विकास के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा था, जो अराजकता और टकरावों से चिह्नित था। भाग 6, चट्टानी दुनिया आकार लेती है। सूर्य के करीब एक अलग कहानी सामने आ रही थी। यहाँ केवल चट्टानी पदार्थ ही भीषण गर्मी से बच सकते थे। ये स्थलीय ग्रह बनेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये चट्टानी दुनिया हिंसक टकरावों से विकसित हुई। सबसे बड़े प्रभावों ने मलबे को उड़ने के लिए भेज दिया। पृथ्वी का जन्म सृजन के इस क्रूसिबल में हुआ था। जैसे जैसे टकराव कम होते गए, चट्टानी ग्रह ठंडे होने लगे। जीवन के अंतिम उद्भव के लिए मंच तैयार किया गया था। भाग 7, ब्रह्मांडीय टकराव और अराजकता। युवा सौर मंडल हिंसा और अराजकता का स्थान था। ग्रह और ग्रह अस्थिर कक्षाओं पर अंतरिक्ष में घूमते हैं। टकराव आम थे और अक्सर विनाशकारी होते थे। प्रत्येक प्रभाव ने दुनिया को नया रूप दिया और मलबे को उड़ा दिया। यह अकल्पनीय पैमाने का एक ब्रह्मांडीय पिनबॉल खेल था। इनमें से कुछ टकरावों के गंभीर परिणाम हुए। एक सिद्धांत बताता है कि बुध ने एक बड़े पैमाने पर प्रभाव में अपनी बाहरी परतों को खो दिया। यह इसके असामान्य रूप से बड़े लोहे के कोर की व्याख्या करेगा। हो सकता है कि शुक्र को इस तरह से मारा गया हो जिससे उसका घूर्णन उलट गया हो। इन ब्रह्मांडीय दुर्घटनाओं ने आज हम जो ग्रह देखते हैं उन्हें आकार दिया है। मंगल भी इस हिंसक युग के निशान धारण करता है। इसका उत्तरी गोलार्ध दक्षिण की तुलना में काफी नीचे है। चंद्रमा का निर्माण शुरू होने वाला था। भाग 8, चंद्रमा की रहस्यमय उत्पत्ति। चंद्रमा का जन्म ब्रह्मांडीय हिंसा की कहानी है। प्रमुख सिद्धांत के अनुसार एक मंगल के आकार का पिंड युवा पृथ्वी से टकराया। इस प्रलयकारी प्रभाव ने मलबे को कक्षा में घुमा दिया। पिघली हुई चट्टान के इस परिक्रमा करने वाले वलय से हमारा चंद्रमा जुड़ गया। यह विशाल प्रभाव परिकल्पना चंद्रमा की कई अनूठी विशेषताओं की व्याख्या करती है। ये पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा के आकार के लिए जिम्मेदार है, जो एक उपग्रह के लिए असामान्य रूप से बड़ा है। यह भी बताता है कि चंद्रमा पृथ्वी से कम घना क्यों है। चंद्रमा के निर्माण का पृथ्वी पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रभाव ने पृथ्वी की धुरी को झुका दिया, जिससे हमें हमारे मौसम मिले। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी के कंपन को स्थिर कर दिया, जिससे हमारी जलवायु और अधिक स्थिर हो गई। इसने पृथ्वी के घूर्णन को भी धीमा कर दिया, धीरे धीरे हमारे दिनों को लंबा कर दिया। चंद्रमा पृथ्वी से धीरे धीरे दूर जा रहा है, हमारे ग्रह के हिंसक जन्म की एक स्थायी याद दिलाता है। भाग 9, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह, आकाशीय बचे हुए। प्रारंभिक सौर मंडल में सभी सामग्री ने ग्रहों का निर्माण नहीं किया। अनगिनत छोटे शरीर बने रहे। ये आज हम जो क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु जानते हैं, वे बन गए। वे ग्रह निर्माण के अवशेष हैं, जो हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों का रिकॉर्ड संरक्षित करते हैं। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। इन लाखों चट्टानी पिंडों का घर है। इनका आकार धूल के कणों से लेकर सेरेस जैसे बौने ग्रहों तक होता है। ये क्षुद्र ग्रह एक ऐसे ग्रह के अवशेष हैं जो कभी नहीं बना। बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें एक साथ आने से रोक दिया। नेपच्यून से परे कुइपर बेल्ट है,
जो बर्फीले पिंडों का एक क्षेत्र है। ये प्लूटो जैसे धूमकेतु और बौने ग्रहों का घर है। इससे भी आगे ऊट क्लाउड है, जो हमारे सौर मंडल के चारों ओर बर्फीली वस्तुओं का एक विशाल क्षेत्र है। धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों ने पृथ्वी के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये आकाशीय पथिक हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस की कहानी को आकार देते रहते हैं। भाग 10। गैस जायंट्स का महान प्रवासन। जैसे जैसे सौर मंडल स्थिर हुआ, एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू हुई। विशाल ग्रह वहीं नहीं रहे जहां वे बने थे। उन्होंने एक ब्रह्मांडीय प्रवासन शुरू किया। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ने राह दिखाई। जैसे जैसे यह आगे बढ़ा, इसने छोटे पिंडों को बिखेर दिया। कुछ को सूर्य में फेंक दिया गया, दूसरों को बाहर कर दिया गया। आज का सौर मंडल इस भव्य ब्रह्मांडीय बैले का परिणाम है। भाग 11। एक स्थल मंडल का उदय। अरबों वर्षों की अराजकता और परिवर्तन के बाद हमारा सौर मंडल अंततः अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया। ग्रहों को स्थिर कक्षाएं मिली, उनका ब्रह्मांडीय नृत्य गुरुत्वाकर्षण द्वारा कोरियोग्राफ किया गया। प्रारंभिक सौर मंडल की हिंसा ने अधिक शांत अवस्था को रास्ता दिया, फिर भी अतीत के निशान बने हुए हैं। कुछ ग्रहों की झुकी हुई कक्षाएं, प्राचीन प्रभावों के निशान, क्षुद्र ग्रह बेल्ट का अस्तित्व, ये सभी हमारे तंत्र के अशांत युवाओं की कहानी कहते हैं। हमारा सौर मंडल एक ब्रह्मांडीय जीवाश्म की तरह है, जो अपने ही गठन के रिकॉर्ड को संरक्षित करता है। आज हमारा सौर मंडल विरोधाभासों का स्थान है। आंतरिक ग्रह छोटे और चट्टानी हैं, जबकि बाहरी ग्रह गैस और बर्फ की विशाल गेंदें हैं। चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु विविधता में इजाफा करते हैं। हमारी उत्पत्ति का रहस्य हमें अपने ब्रह्मांडीय घर का पता लगाने और समझने के लिए प्रेरित करता रहता है। ब्रह्मांडीय शून्य सृजन से पहले की कहानी। अंधेरा, पूर्ण और अनंत। एक शून्य इतना विशाल, यह समझ से परे है। यह ब्रह्मांड था पृथ्वी से पहले, समय से पहले, अनंत संभावनाओं का क्षेत्र, अस्तित्व में फूटने की प्रतीक्षा में। इस आदिकालीन शून्य में हमारी दुनिया के बीज निष्क्रिय पड़े थे। अनदेखा, निरूपित, अनजान, सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। कोई प्रकाश नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हर उस चीज की क्षमता जो कभी होगी। बिग बैंग, ब्रह्मांड का जन्म। एक पल में सब कुछ बदल गया। शून्य फट गया। ऊर्जा अपनी तीव्रता में अकल्पनीय आगे बढ़ी। यह बिग बैंग था, हमारे ब्रह्मांड का जन्म। एक पल इतना गहरा, यह वर्णन को धता बताता है। फिर भी हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस ब्रह्मांडीय विस्फोट में पृथ्वी के बीज बोए गए थे। इस क्षण में ही समय शुरू हुआ। अंतरिक्ष खिले हुए फूल की तरह फैल गया। ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेज गति से फैलता रहा। यह अराजकता थी, सुंदर, भयानक अराजकता। सेकंड के पहले अंश में प्रकृति की मौलिक शक्तियां उभरी। ग्रेविटी, विद्युत चुंबकत्व, मजबूत और कमजोर परमाणु फोर्स, हर उस चीज की बिल्डिंग ब्लॉक जिसे हम जानते हैं। जैसे जैसे नवजात ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और ठंडा हुआ, पदार्थ बनने लगे, क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स। तार्कीय नर्सरी तत्वों की फोर्जिंग। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड सरल तत्वों का समुद्र था, लेकिन पृथ्वी को अपनी सारी जटिलता में और अधिक की आवश्यकता थी। तार्कीय नर्सरी दर्ज करें। हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादल गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचे गए। ये ब्रह्मांडीय पालने तारों के जन्म स्थान बन गए और उनके उग्र हृदय में भारी तत्व जाली थे। तारे ब्रह्मांडीय कीमियागर हैं। उनके कोर में अत्यधिक दबाव और गर्मी के तहत हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज हो जाता है, हीलियम कार्बन में, कार्बन ऑक्सीजन में। यह प्रक्रिया जारी है। कभी भारी तत्वों का निर्माण, आयरन, गोल्ड, यूरेनियम। प्रत्येक तारा एक कारखाना है जो प्लैनेटों और जीवन के निर्माण खंडों का उत्पादन करता है। सौर निहारिका, हमारे सौर मंडल का पालना। लगभग 4.6 अरब साल पहले मिल्की वे की एक सर्पिल भुजा में एक नया अध्याय शुरू हुआ था। गैस और धूल का एक विशाल बादल अनगिनत तारकीय पीढ़ियों से समृद्ध ढहने लगा। यह सौर निहारिका थी, हमारे सूर्य और प्लैनेटों का जन्म स्थान। ब्रह्मांडीय कच्चे माल की एक घूमती हुई डिस्क हमारे सौर मंडल में आकार लेने के लिए तैयार है। इस बवंडर के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण ने सामग्री को अंदर की ओर खींच लिया।
दबाव और तापमान बढ़ गया। परमाणु संलयन प्रज्वलित हुआ। हमारे सूर्य का जन्म हुआ। उसका प्रकाश पहली बार अंधेरे को भेद रहा था। इस शिशु तारे के चारों ओर शेष सामग्री घूमती और गुच्छित होती रही। ग्रह निर्माण का नृत्य शुरू हो गया था। निहारिका के आंतरिक क्षेत्रों में चट्टानी सामग्री सूर्य की गर्मी से बच गई। ये स्थलीय प्लैनेटों का निर्माण करेंगे, मर्क्यूरी, वीनस। खंड 5, पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था, एक पिघला हुआ संसार। बनते सौर मंडल की अराजकता में पृथ्वी का उदय हुआ। यह आज हम जिस नीली और हरी दुनिया को जानते हैं वह नहीं थी। इसके बजाय यह पिघली हुई चट्टान का एक नारकीय क्षेत्र था। अन्य प्रोटोप्लैनेट और क्षुद्र प्लैनेटों के साथ लगातार टकराव ने पृथ्वी को स्थायी गर्मी और उथल-पुथल की स्थिति में रखा। यह आग और हिंसा में पैदा हुई दुनिया थी। युवा पृथ्वी तेजी से घूमती थी। उसके दिन केवल कुछ घंटे लंबे होते थे। इसकी सतह मैग्मा का समुद्र थी जो लाल गर्म चमक रही थी। कोई ठोस जमीन नहीं थी, पानी नहीं, कोई वायुमंडल नहीं जैसा कि हम जानते हैं। बस पिघली हुई चट्टान का एक नरक, लगातार मंथन और सुधार। यह एक शत्रुतापूर्ण विदेशी दुनिया थी जिसे हमारे भविष्य के घर के रूप में पहचाना नहीं जा सकता था। फिर भी इस पिघली हुई अराजकता में कुछ उल्लेखनीय हो रहा था। जैसे ही पृथ्वी घूमी, भारी तत्व केंद्र की ओर डूब गए। लोहे और निकल ने कोर का गठन किया। खंड 6, चंद्र संबंध, एक ब्रह्मांडीय नृत्य। पृथ्वी के अशांत युवावस्था में एक प्रलयकारी घटना घटी। मंगल ग्रह के आकार की एक वस्तु हमारे युवा ग्रह से टकरा गई। प्रभाव भयावह था। इससे पृथ्वी की नवगठित परत पिघल गई। इसने मलबे को अंतरिक्ष में पहुंचाया। इस हिंसक टक्कर ने पृथ्वी को हमेशा के लिए बदल दिया और इससे हमारे चंद्रमा का जन्म हुआ। प्रभाव से मलबा पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में एकत्रित हो गया। गुरुत्वाकर्षण ने इसे एक साथ खींच लिया, जिससे हमारा खगोलीय साथी बन गया। चांद पृथ्वी से जन्मे, फिर भी अलग, हमारे ग्रह की लंबी यात्रा का एक मूक गवाह। खंड 7, ज्वालामुखी रोष, आदिकालीन पृथ्वी को आकार देना। जैसे ही पृथ्वी की पपड़ी जम गई, एक नई शक्ति ने हमारी दुनिया को आकार देना शुरू कर दिया। ज्वालामुखी बड़े पैमाने पर हिंसक और अथक। उन्होंने युवा क्रस्ट को छेद दिया। आदिम वातावरण में लावा और गैसें उगल दी। इन उग्र पहाड़ों से पृथ्वी का चेहरा लगातार बदलता रहा। यह ज्वालामुखी रोष की चपेट में आने वाली दुनिया थी। ये ज्वालामुखी सिर्फ विनाशकारी ताकतों से कहीं अधिक थे। वे निर्माता भी थे। जैसे ही लावा ठंडा हुआ, उसने नई भूमि का निर्माण किया। समुद्र से द्वीप उठे, महाद्वीपों का आकार लेने लगा। ज्वालामुखी गतिविधि पृथ्वी के भीतर से खनिजों और गैसों को सतह पर ले आई। यह उस ग्रह के लिए जमीनी कार्य कर रहा था जिसे हम आज जानते हैं। इन ज्वालामुखियों द्वारा छोड़ी गई गैसें महत्वपूर्ण थीं। उन्होंने पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण बनाया। कार्बन डाइऑक्साइड। खंड 8, जीवन की सांस, पृथ्वी का वायुमंडल बनता है। जैसे जैसे ज्वालामुखी गतिविधि पृथ्वी की सतह को आकार देती रही, ऊपर एक उल्लेखनीय परिवर्तन हो रहा था। ग्रह का प्रारंभिक वातावरण बन रहा था। यह उस हवा जैसा कुछ नहीं था जिसमें हम आज सांस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प से भरपूर, मीथेन और अमोनिया से सजी। यह एक जहरीला काढ़ा था जो जीवन के लिए शत्रुतापूर्ण था, जैसा कि हम जानते हैं। फिर भी यह पृथ्वी के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह आदिम वातावरण एक कंबल की तरह काम करता था, जो सूर्य और पृथ्वी के क्रोध से गर्मी को रोकता था। इससे जो ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा हुआ वह तीव्र था। ग्रह के ठंडा होने पर भी पृथ्वी की सतह का तापमान ऊंचा बना रहा। ज्वालामुखियों द्वारा लगातार निकाले जाने वाले जल वाष्प ऊपर उठते ही संघनित हो जाते हैं। पहली बार धरती पर बारिश हुई। खंड 9, लौकिक बमबारी, लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। जैसे ही पृथ्वी अपने नए रूप में बस रही थी, ब्रह्मांड ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया। लगभग 4 अरब साल पहले लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के रूप में जानी जाने वाली अवधि शुरू हुई थी। अनगिनत क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु पृथ्वी पर बरसे। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड ने हमारे युवा ग्रह के लचीलेपन का परीक्षण करने का फैसला किया हो। प्रभाव अथक और विनाशकारी थे। इन ब्रह्मांडीय मिसाइलों ने पृथ्वी की सतह को फिर से आकार दिया। क्रेटर बने और जल्दी ही नष्ट हो गए। प्रभावों ने चट्टान और पानी को वाष्पीकृत कर दिया, जिससे वातावरण और महासागर बदल गए।
यह अराजकता और विनाश का समय था। फिर भी विरोधाभासी रूप से यह सृजन का भी समय था। ये प्रभाव पृथ्वी पर पानी और कार्बनिक यौगिक लाए। जीवन के बिल्कुल निर्माण खंड। बमबारी का पृथ्वी के भूविज्ञान और रसायन विज्ञान पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने ग्रह की सतह पर तत्वों को मिलाया और पुनर्वितरित किया। इसने नए खनिज बनाए। इससे क्रस्ट की संरचना बदल गई। कई मायनों में इस ब्रह्मांडीय हमले ने जीवन के उद्भव के लिए मंच तैयार करने में मदद की। खंड 10, पृथ्वी का लचीलापन, एक रहस्यमयी विरासत। जैसा कि हम आज यहाँ खड़े हैं, समय के विशाल विस्तार को देखते हुए पृथ्वी की यात्रा लगभग चमत्कारी लगती है। ब्रह्मांडीय धूल के एक बादल से लेकर उस जीवंत जीवित ग्रह तक जिसे हम घर कहते हैं, यह हिंसा और शांति की कहानी है, विनाश और सृजन का। ब्रह्मांडीय शक्तियों का सामना करने में लचीलापन हमारी समझ से परे है। पृथ्वी ने बहुत कुछ सहा है। टकराव जो कम दुनिया को चकनाचूर कर देगा, बमबारी जिसने इसकी सतह को ही बदल दिया, ज्वालामुखी रोष जो लाखों वर्षों तक उग्र रहा। फिर भी इन सब के बावजूद हमारा ग्रह न केवल जीवित रहा, फोर्स की फला फूला। यह ऐसा है जैसे पृथ्वी शुरू से ही महानता के लिए नियत थी, स्वयं जीवन की क्षमता में एक ब्रह्मांडीय प्रयोग। हमारा ग्रह पृथ्वी जीवन से भरपूर एक अनोखा स्वर्ग, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। अरबों साल पहले हमारी दुनिया एक भयानक जगह थी। ज्वालामुखी फटते थे, लावा और जहरीली गैसें उगलते थे, महासागर रसायनों की खौलती हुई कड़ाही थे। फिर भी इस प्रारंभिक अवस्था में जीवन का उदय हुआ। पृथ्वी के पहले निवासी साधारण एक कोशिकीय जीव थे, बैक्टीरिया। वे छोटे सूक्ष्म कण थे, लेकिन उनके पास प्रतिकृति बनाने की असाधारण क्षमता थी। जीवन के ये प्रारंभिक रूप कठोर परिस्थितियों में पनपे, अपने आसपास के रसायनों को खाते रहे। लाखों वर्षों में ये सरल जीव विकसित हुए। उन्होंने विविधता हासिल की और अपने पर्यावरण के अनुकूल बन गए। कुछ ने प्रकाश संश्लेषण की क्षमता विकसित की, ऊर्जा बनाने के लिए सूर्य की शक्ति का उपयोग करना सीखा। जीवन के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। इन प्रकाश संश्लेषक जीवाणुओं द्वारा ऑक्सीजन की रिहाई ने पृथ्वी के वायुमंडल को बदल दिया। इसने अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया और इस प्रकार पृथ्वी पर जीवन के महाकाव्य में अगले अध्याय के लिए मंच तैयार हो गया। साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नीले हरे शैवाल भी कहा जाता है, का उदय पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इन उल्लेखनीय जीवों ने पानी के अणुओं को विभाजित करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया, जिससे ऑक्सीजन एक उपोत्पाद के रूप में मुक्त हुई। युगों से ऑक्सीजन वायुमंडल में जमा होती रही, जिससे ग्रह की नियति हमेशा के लिए बदल गई। महान ऑक्सीकरण घटना एक आशीर्वाद और अभिशाप दोनों थी। इसने उन जीवों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते थे, जिससे बड़े अधिक जटिल जीवन रूपों का उदय हुआ। ये स्तरित संरचनाएं इन प्राचीन जीवों की परिवर्तनकारी शक्ति के मूक प्रमाण हैं। लगभग 540 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुई कैम्ब्रियन अवधि में जीवन रूपों का अभूतपूर्व विस्फोट हुआ। जीवाश्म रिकॉर्ड प्रजातियों के अचानक और नाटकीय विविधीकरण को प्रकट करता है। कठोर खोल और जटिल शरीर योजनाओं वाले जीव प्रकट हुए। इस युग के प्रतिष्ठित जीवों में ट्राइलोबाइट्स थे। कैम्ब्रियन समुद्र विचित्र और अद्भुत जीवों से भरे हुए थे। यह विस्फोट प्राकृतिक चयन की शक्ति का प्रमाण है। अरबों वर्षों तक जीवन महासागरों तक ही सीमित रहा था, लेकिन लगभग 400 मिलियन वर्ष पहले एक साहसिक नया मोर्चा इशारा कर रहा था, भूमि। यह परिवर्तन चुनौतियों से भरा था, जिसके लिए उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण अनुकूलन की आवश्यकता थी। शुरुआती अग्रदूतों में से एक टिकटालिक था, जो मजबूत पंखों वाली एक मछली थी जो अपने वजन का समर्थन कर सकती थी, जिससे वह थोड़े समय के लिए जमीन पर उतर सकती थी। ये पंख अंततः अंगों में विकसित हुए, उभयचरों के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए भूमि पर उपनिवेश बनाने वाले पहले कशेरुक। पौधों ने भी परिवर्तन किया, शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल और पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए विशेष ऊतकों का विकास किया। उनके आगमन ने बंजर परिदृश्य को बदल दिया, आवास बनाए और उन जानवरों के लिए जीविका प्रदान की जो उनका पालन करते थे। भूमि की विजय जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने विशाल नए पारिस्थितिक स्थानों को खोल दिया, जिससे प्रजातियों का विविधीकरण हुआ
और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का विकास हुआ जिसे हम आज जानते हैं। भाग 5, सरीसृपों का शासन। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पर्मियन काल में सरीसृपों का उदय हुआ, जो उभयचरों से विकसित कशेरुकियों का एक समूह था। सरीसृपों में कई महत्वपूर्ण अनुकूलन थे जो उन्हें शुष्क वातावरण में पनपने की अनुमति देते थे, जिसमें टेढ़ी मेढ़ी त्वचा शामिल है जो पानी की कमी को रोकती है, और अम्नियोटिक अंडे देने की क्षमता होती है, जिसमें एक सुरक्षात्मक झिल्ली और विकासशील भ्रूण के लिए भोजन स्रोत होता है। सरीसृपों का तेजी से विविधीकरण हुआ, जिससे पाल समर्थित डायमेट्रोडोन से लेकर भयानक गोरगोनोप्सिड्स तक कृपाण जैसे दांतों वाले शीर्ष शिकारी कई प्रकार के रूप सामने आए। मेसोजोइक युग के दौरान सरीसृपों के शासनकाल का चरम पर था, जिसे अक्सर सरीसृपों का युग कहा जाता है। मेसोजोइक युग 252 से 66 मिलियन वर्ष पहले तक फैला हुआ था। इसने पृथ्वी पर चलने वाले कुछ सबसे प्रतिष्ठित जीवों के उत्थान और पतन को देखा। डायनासोर। इन शानदार जीवों ने 180 मिलियन से अधिक वर्षों तक ग्रह पर अपना दबदबा बनाए रखा। विशाल सरूपोड्स से लेकर क्रूर थेरोपोड्स तक रूपों की एक चमकदार सरणी में विकसित हुए। भाग 6, स्तनधारियों का उदय। जब डायनासोर पृथ्वी पर राज करते थे, तो जानवरों का एक छोटा सरल समूह, जिसे स्तनधारी कहा जाता है, चुपचाप छाया में विकसित हो रहा था। स्तनधारियों के पास कई महत्वपूर्ण अनुकूलन थे जो अंततः उनकी सफलता का कारण बने, जिसमें गर्म रक्तता शामिल है, जिसने उन्हें शरीर के निरंतर तापमान को बनाए रखने की अनुमति दी, और स्तन ग्रंथियां, जो उनके बच्चों को पोषण देने के लिए दूध का उत्पादन करती थी। शुरुआती स्तनधारी ज्यादातर छोटे निशाचर जीव थे, जो संभवतः कीड़े और अन्य छोटे जानवरों को खाते थे। वे डायनासोर की छाया में रहते थे। उनका समय अभी आना बाकी था। हालांकि डायनासोर का शासनकाल हमेशा तक नहीं रहना था। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले एक प्रलयकारी घटना घटी। चिक्सुलप प्रभाव। युकाटन प्रायद्वीप में एक विशाल क्षुद्र ग्रह के गिरने से व्यापक तबाही मच गई, जिसमें बड़े पैमाने पर जंगल की आग, सुनामी और एक वैश्विक प्रभाव वाली सर्दी शामिल है, जिसने पृथ्वी को अंधेरे में डुबो दिया। भाग 7, मेगाफौना का युग। डायनासोर के विलुप्त होने से पारिस्थितिकी तंत्र में एक शून्य पैदा हो गया। जीवित वंशों के लिए विविधता और विकसित होने का अवसर। स्तनधारियों ने अपनी अनुकूलनशीलता और लचीलापन के साथ इस क्षण को जब्त कर लिया। वे डायनासोर द्वारा खाली किए गए पारिस्थितिक स्थानों को भरते हुए रूपों की एक चमकदार सरणी में विकिरणित हुए। सेनोजोइक युग, जो डायनासोर के विलुप्त होने के बाद शुरू हुआ, को अक्सर स्तनधारियों का युग कहा जाता है। इस समय के दौरान स्तनधारियों ने शक्तिशाली इंड्रिकोथेरियम, एक विशाल गैंडे जैसा शाकाहारी, से लेकर भयानक एंड्रियोसर्चस, शक्तिशाली जबाड़ों वाले एक विशाल मांसाहारी, तक कई प्रकार के रूपों में विविधता हासिल की। महाद्वीप अपनी वर्तमान स्थिति में बह गए, जिससे नए भूमि पुल बने और दूसरों को अलग थलग कर दिया गया, जिससे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अद्वितीय विकासवादी प्रक्षेप वक्र बन गए। जीवन की गाथा में अगले अध्याय के लिए मंच तैयार किया गया था। प्राइमेट का उदय, वह वंश जो अंततः हमारी अपनी प्रजातियों को जन्म देगा। भाग 8, मनुष्य का उत्थान। प्राइमेट्स के बीच उनके लोभी हाथों, आगे की ओर की आंखों और अपेक्षाकृत बड़े दिमाग द्वारा विशेषता वाले पेड़ों पर रहने वाले स्तनधारियों के एक समूह, एक नया वंश उभरा, होमिनिन। होमिनिन द्विपाद थे, 2 पैरों पर सीधे चलते थे। एक ऐसा गुण जिसने उनके हाथों को उपकरण के उपयोग और अन्य जटिल कार्यों के लिए मुक्त कर दिया। जीवाश्म रिकॉर्ड होमिनिन प्रजातियों के एक आकर्षक मौजिक का खुलासा करता है, प्रत्येक के अपने अद्वितीय अनुकूलन और विकासवादी प्रक्षेप वक्र के साथ। शुरुआती ऑस्ट्रेलोपिथेसीन से, जैसे कि लुसीन, मजबूत पैरेंथ्रोपस तक, होमिनिन का विकास और विविधता जारी रही। होमोजीनस लगभग 2.8 मिलियन वर्ष पहले उभरा था, जो होमो हैबिलिस की उपस्थिति से चिह्नित था, जिसे इसकी उपकरण बनाने की क्षमताओं के लिए जाना जाता है। होमो इरेक्टस अपने बड़े मस्तिष्क और लंबे पैरों के साथ अफ्रीका से बाहर निकला, पूरे एशिया और यूरोप में फैल गया। भाग 9, विकास का भविष्य। आज हम जीनस होमो के एकमात्र जीवित सदस्य के रूप में खड़े हैं। हमारी प्रजाति होमो सेपियंस लगभग 300,000 साल पहले उभरी थी।
हमारे बड़े दिमाग, जटिल भाषा और अमूर्त विचार की क्षमता ने हमें ग्रह को अभूतपूर्व तरीके से फिर से आकार देने की अनुमति दी है। हालांकि विकास की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे हम अपने पर्यावरण को बदलते रहते हैं, हम खुद पर और अन्य प्रजातियों पर चयनात्मक दबाव डालते हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवन के प्रक्षेप वक्र का निर्माण होता है। जलवायु परिवर्तन, आवास की हानि और आक्रामक प्रजातियों का परिचय हमारे ग्रह पर जीवन के सामने आने वाली कुछ चुनौतियां हैं। विकास का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, जीवन लचीला, अनुकूलनशील और असाधारण परिवर्तन में सक्षम है। विकास का अगला अध्याय क्या चमत्कार लाएगा, केवल समय ही बताएगा। भाग 10, कभी न खत्म होने वाली कहानी। आदिकालीन सूप में जीवन की पहली चिंगारी से लेकर मानव जाति के उदय तक विकास की कहानी जीवन की अनुकूलन, विविधता और विकास की शक्ति का प्रमाण है। ये हमारे अस्तित्व के ताने बाने में लिखी गई कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हमें इस ग्रह पर रहने वाले सभी जीवों से जोड़ती है। जैसे जैसे हम जीवन के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, वैसे वैसे हमें सभी जीवित चीजों की परस्पर व बंडनहाइट की गहरी सराहना मिलती है। हम एक महाकाव्य गाथा के एक अध्याय मात्र हैं, एक ऐसी कहानी जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी और हमारे जाने के बाद भी लंबे समय तक जारी रहेगी। पृथ्वी पर जीवन का विकास एक कभी न खत्म होने वाली कहानी है, जो सभी बाधाओं के खिलाफ अनुकूलन, नवाचार और अस्तित्व की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें विस्मय और आश्चर्य से भर देती है, हमें याद दिलाती है कि हम खुद से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा हैं। एक ऐसे समय की कल्पना करो जब इतिहास नहीं था, लिखावट नहीं थी, जब कोई सभ्यता नहीं थी और न ही कोई संरचनाएं। यह वह समय था जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो रही थी, लेकिन मानवता का कोई अता पता नहीं था, यहाँ तक कि पिरामिड भी नहीं थे। यह वह युग था जब हमारे पूर्वज, प्रारंभिक होमिनिड्स, विशाल सवाना में घूमते थे, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हुए। हमारा ग्रह जीवन से भरपूर था, लेकिन हम जैसे इंसान मौजूद नहीं थे। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु थे, लेकिन मानवता का कोई निशान नहीं था। ये कहानी है हमारे पूर्वजों की लाखों वर्षों की यात्रा, पेड़ों पर रहने वाले प्राइमेट से लेकर उस प्रजाति तक जिसने धरती को नया रूप दिया। यह यात्रा केवल शारीरिक विकास की नहीं, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक विकास की भी है। ये कहानी पत्थरों और हड्डियों में लिखी हुई है, गुफाओं की दीवारों पर चित्रित है और जीवाश्मों में संरक्षित है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया और धीरे धीरे सभ्यता की ओर कदम बढ़ाया। ये अनुकूलन की शक्ति और हमारे मूल के स्थायी रहस्य का प्रमाण है। ये प्राचीन कलाकृतियां और जीवाश्म हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने वातावरण के साथ तालमेल बिठाया और विकास की इस यात्रा में आगे बढ़े। हमारी यात्रा शुरू होती है अफ्रीका से, मानव जाति का उद्गम स्थल। यह वह महाद्वीप है जहां हमारे सबसे पुराने पूर्वजों ने पहली बार अपने कदम रखे और जीवन की चुनौतियों का सामना किया। यहाँ लाखों वर्षों में विकास की शक्तियों ने हमारे पूर्वजों को आकार दिया। यह एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया थी, जिसमें छोटे छोटे बदलावों ने मिलकर बड़े बदलावों को जन्म दिया। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय दबावों ने उन्हें अनुकूलित होने, सीधे चलने, बड़े दिमाग विकसित करने और औजारों की शक्ति की खोज करने के लिए प्रेरित किया। यह अनुकूलन ही था जिसने उन्हें जीवित रहने और फैन वर्धन करने में मदद की। विकास की सीढ़ी पर चढ़ने वाले हर कदम ने हमें इंसान बनने के करीब पहुंचाया। हर नई खोज, हर नया आविष्कार और हर नया अनुकूलन हमें उस दिशा में ले गया जहां हम आज हैं। यह यात्रा केवल शारीरिक विकास की नहीं, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक विकास की भी है। यह यात्रा हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत और संघर्ष किया ताकि हम आज इस धरती पर अपने कदम रख सकें। 70 लाख साल पहले हमारे पूर्वज वानर थे जो घने जंगलों में रहते थे। वे पेड़ों पर चढ़ने और झूलने में माहिर थे और उनका जीवन पूरी तरह से जंगल पर निर्भर था। घने जंगलों के पेड़ों पर झूला झूलते थे। उनके लिए पेड़ ही सब कुछ थे, भोजन, आश्रय और सुरक्षा। लेकिन बदलाव आने वाला था। जैसे जैसे जलवायु बदली, धरती का चेहरा भी बदलने लगा। तापमान में बदलाव और वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन ने हमारे पूर्वजों के जीवन को प्रभावित किया। जंगलों की जगह खुले सवाना ने ले ली। घने जंगलों के स्थान पर अब विशाल घास के मैदान फैल गए थे, जो हमारे पूर्वजों के लिए एक नई चुनौती लेकर आए।
इस नए वातावरण में जीवन के नए तरीकों की मांग थी। अब उन्हें अपने जीवन को नए सिरे से ढालना था और इसके लिए उन्हें अपने व्यवहार और आदतों में बदलाव करना पड़ा। आइए ऑस्ट्रेलोपिथेकस से रूबरू होते हैं, जो सबसे पहले होमिनिड थे। ये जीव हमारे विकास की कहानी में एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। ये जीव मानवता के कगार पर थे। उनके शरीर की संरचना और व्यवहार में ऐसे परिवर्तन हो रहे थे जो उन्हें वानरों से अलग कर रहे थे। उनमें अभी भी वानर जैसे लक्षण थे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वे 2 पैरों पर सीधे चलते थे। यह एक बड़ा बदलाव था जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। इससे उनके हाथ भोजन इकट्ठा करने, बच्चों की देखभाल करने और शायद अल्प विकसित औजारों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हो गए। यह स्वतंत्रता उन्हें नए तरीकों से सोचने और कार्य करने की क्षमता प्रदान करती थी। एक प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसका नाम लूसी रखा गया है, हमारे विकास के इस महत्वपूर्ण चरण की एक झलक प्रदान करता है। लूसी के अवशेष हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, कैसे चलते थे और कैसे सोचते थे। लूसी और उनके जैसे अन्य ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सामाजिक संरचनाओं का विकास किया, जो हमारे आधुनिक समाज की नींव रखती है। वे समूहों में रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और सामूहिक रूप से शिकार करते थे। उन्होंने औजारों का उपयोग करना सीखा, जो उनके जीवन को आसान बनाता था। आग का उपयोग भी एक महत्वपूर्ण खोज थी, जिसने उन्हें ठंड से बचाया और भोजन पकाने की सुविधा दी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर होमोसेपियंस तक की यात्रा एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। इस यात्रा में कई महत्वपूर्ण चरण आए, जिन्होंने हमें आज के मानव के रूप में ढाला। आज हम अपने प्राचीन पूर्वजों की ओर देखते हैं और समझते हैं कि वे हमारे विकास की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके बिना हम आज यहाँ नहीं होते। इस प्रकार मानवता की सुबह ने हमें एक लंबी और रोमांचक यात्रा पर ले जाया, जो आज भी जारी है। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन ही जीवन का सार है और हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। लगभग 2.5 लाख साल पहले एक नई प्रजाति का उदय हुआ, होमो हैबिलिस यानी कुशल मानव। इन प्रारंभिक मनुष्यों के पास बड़े दिमाग थे और एक महत्वपूर्ण लाभ था, उपकरण बनाने की क्षमता। उन्होंने पत्थरों को तराशा, मांस काटने और खाल खुरचने के लिए तेज धारें बनाईं। ये उपकरण हालांकि सरल थे, क्रांतिकारी थे। उन्होंने होमो हैबिलिस को नए खाद्य स्रोतों तक पहुंचने और अपने पर्यावरण को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट करने की अनुमति दी। इसने मानव विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, प्रौद्योगिकी और सरलता पर हमारी निर्भरता की शुरुआत। भाग 4, लंबा चलना। होमो इरेक्टस दुनिया को जीतता है। समय के साथ एक नया मानव पूर्वज उभरा, जो होमो हैबिलिस से लंबा और अधिक बुद्धिमान था। होमो इरेक्टस यानी सीधा मानव। उनके पास बड़े दिमाग थे और उन्होंने आग की कला में महारत हासिल कर ली थी। इस खोज ने गर्मी, सुरक्षा और भोजन पकाने का एक तरीका प्रदान किया। होमो इरेक्टस अग्रणी थे। उन्होंने अफ्रीका से बाहर का रुख किया। उनके कदम महाद्वीप से बाहर पहले मानव प्रवास को चिह्नित करते हैं। उनके अवशेष पूरे एशिया और यूरोप में पाए गए हैं, जो उनके अनुकूलनशीलता और लचीलापन का प्रमाण है। भाग 5, बुद्धिमानों का उदय, होमोसेपियंस और चेतना की चिंगारी। लगभग 2 लाख साल पहले होमोसेपियंस यानी बुद्धिमान मानव दृश्य पर आया। वे अफ्रीका के विशाल मैदानों से निकलकर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल गए। हम उनके वंशज हैं, उनकी विरासत के उत्तराधिकारी। उनकी यात्रा और संघर्षों की कहानियां हमारे डीएनए में बसी हैं। लेकिन होमोसेपियंस को उनके पूर्ववर्तियों से क्या अलग करता था? यह सवाल हमें उनके विकास की गहराई में ले जाता है। यह केवल उनके बड़े दिमाग ही नहीं थे, बल्कि कुछ अलग ही तरह की चिंगारी थी। अमूर्त विचार, भाषा और जटिल भावनाओं की क्षमता। यह चिंगारी उन्हें अन्य प्रजातियों से अलग करती थी। इस संज्ञानात्मक क्रांति ने होमोसेपियंस को जटिल सामाजिक संरचनाएं बनाने, परिष्कृत भाषा विकसित करने और कला और प्रतीकवाद के माध्यम से खुद को व्यक्त करने की अनुमति दी। उन्होंने न केवल अपने विचारों को साझा किया, बल्कि उन्हें संरचित और व्यवस्थित भी किया। उन्होंने दुनिया पर अपनी छाप छोड़ना शुरू कर दिया, न केवल अपने पैरों के निशान के माध्यम से, बल्कि अपनी रचनात्मकता और कल्पना के माध्यम से। उनकी कला, गुफाओं की दीवारों पर चित्रित चित्र उनके विचारों और भावनाओं का प्रमाण है। होमोसेपियंस ने औजारों का निर्माण किया, जो न केवल उनके जीवन को आसान बनाते थे,
बल्कि उनके नवाचार और अनुकूलन क्षमता का भी प्रमाण थे। इन औजारों ने उन्हें शिकार करने, भोजन इकट्ठा करने और अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करने में मदद की। उन्होंने समुदाय बनाए जो सहयोग और साझा संसाधनों पर आधारित थे। यह सहयोग उन्हें कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने और फलने फूलने में मदद करता था। होमो सेपियंस ने धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों का विकास किया। उनके अनुष्ठान और रीति रिवाज उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थे, जो उन्हें एकजुट करते थे और उन्हें एक उद्देश्य प्रदान करते थे। समय के साथ होमो सेपियंस ने पूरी दुनिया में फैलना शुरू कर दिया। उन्होंने विभिन्न जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढाला। यह अनुकूलन क्षमता उनकी सफलता की कुंजी थी। आज हम होमो सेपियंस की इस अद्वितीय यात्रा के परिणाम स्वरूप यहाँ हैं। उनकी चिंगारी ने हमें विज्ञान, कला और संस्कृति के क्षेत्र में महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हम उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और उनकी चिंगारी हमारे भीतर जलती रहती है। भविष्य में यह चिंगारी हमें नई चुनौतियों का सामना करने और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करती रहेगी। होमो सेपियंस की कहानी केवल अतीत की नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य का भी मार्गदर्शन करती है। समय की गहराइयों में हम नाचते हैं। हमारे शरीर एक प्राचीन लय पर झूमते हैं। विकास की धड़कन हमारी रगों में बहती है। मैं इसे अपनी हड्डियों में महसूस करता हूँ। ये निरंतर परिवर्तन। मानवता अपने विनम्र मूल से बहुत दूर आ गई है। हम आदिम कीचड़ से उठे हैं। हमने महाद्वीपों पर विजय प्राप्त की है और सितारों तक पहुंच चुके हैं। लेकिन हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। परिवर्तन की हवाएं अभी भी हमारे चारों ओर गरज रही हैं। वे हमें आकार देते हैं, ढालते हैं, हमें हमेशा आगे बढ़ाते हैं। प्रगति और संकट एक जटिल नृत्य में आपस में जुड़े हुए हैं। आज हम जो चुनाव करते हैं वे पीढ़ियों तक गूंजेंगे। हमारे पूर्वजों के भूत देखते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। क्या हम नई ऊंचाइयों तक बढ़ेंगे या अपनी ही रचना के अथाह कुंड में गिरेंगे? हमारे शरीर विकास के निरंतर मार्च के साक्षी हैं। हमारे पूर्वजों के मजबूत फ्रेम चले गए हैं। उनकी जगह एक और अधिक नाजुक रूप उभरता है। हमारी हड्डियां हल्की हो जाती हैं। हमारी मांसपेशियां कम सघन हो जाती हैं। हम अब मन के प्राणी हैं, क्रूर ताकत के नहीं। हमारी खोपड़ी जो हमारे विस्तारित मस्तिष्क को घर देती है वह भी बदल गई है। हमारे चेहरे छपट्टे हो गए हैं। हमारे जबड़े सिकुड़ गए हैं। कच्चा मांस फाड़ने के लिए हमें अब शक्तिशाली दांतों की आवश्यकता नहीं है। नरम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का हमारा आहार हमें भीतर से बदल देता है। पर किस कीमत पर? हमारे दांत आपस में टकराते हैं, अक्ल दाढ़ अवशेषी हो जाते हैं। हमारी रीढ़ें हमारे सीधे आसन को समायोजित करने के लिए वक्र होती हैं, लेकिन वे गतिहीन जीवन के भार तले कराहते हैं। हमारे पैर जो कभी पकड़ते और चढ़ते थे अब कठोर सतहों पर छपट्टे हो जाते हैं। वे अपने नीचे नरम धरती का एहसास पाने के लिए तरसते हैं। हम परिवर्तन के दौर में हैं, दो दुनियाओं के बीच फंसे हुए जीव हैं। हमारे विकास का असली चमत्कार हमारी खोपड़ी के भीतर है। हमारे दिमाग, न्यूरॉन्स के वे जटिल नेटवर्क और भी जटिल होते जा रहे हैं। हम आश्चर्यजनक गति से जानकारी संसाधित करते हैं। हम उन समस्याओं का समाधान करते हैं जिनकी हमारे पूर्वज कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन यह शक्ति एक काले पक्ष के साथ आती है। अमूर्त विचार की हमारी क्षमता नई ऊंचाइयों तक पहुंचती है। हम स्वयं वास्तविकता की प्रकृति पर विचार करते हैं। हम ऐसी कला का निर्माण करते हैं जो आत्मा और विज्ञान को उत्तेजित करती है, जो दुनिया को नया रूप देती है। फिर भी चिंता और अवसाद हमें सताते हैं। संभावनाओं के साथ दौड़ते हुए हमारे मन को शांति पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। भाषा, वह विशिष्ट मानवीय विशेषता का विकास जारी है। हम एक पल में विशाल दूरियों में संवाद करते हैं। बारिश के बाद फूलों की तरह नए शब्द और भाव खिलते हैं, पर कुछ खो भी जाता है। सहानुभूति एक दुर्लभ और कीमती वस्तु बन जाती है। मानव समाज, रिश्तों का वह जटिल ताना बाना बदलता और बदलता रहता है। पुराने के गोत्र विशाल शहरों को रास्ता देते हैं। हम अजनबियों के बीच रहते हैं। हमारा जीवन आपस में जुड़ा हुआ है, फिर भी अलग है। परिवार के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। संबंध के नए रूप अपना स्थान ले लेते हैं। प्रौद्योगिकी विशाल दूरियों को पाटती है, हमें एक साथ लाती है। फिर भी यह हमें अलग भी करता है। हम सार्वजनिक उपभोग के लिए अपने जीवन को क्यूरेट करते हैं। हम अपने असली आत्म को छिपाते हुए दुनिया के सामने मुखौटे पेश करते हैं। विश्वास एक दुर्लभ और कीमती वस्तु बन जाती है। व्यामोह कोहरे की तरह रेंगता है। परिवर्तन की गति तेज हो जाती है।
जिससे कई लोग पीछे छूट जाते हैं। पीढ़ियां और अलग होती जाती हैं। बड़ों की बुद्धि बहरे कानों पर पड़ती है। यौवन नए की वेदी पर पूजा करता है। परंपराएं प्राचीन खंडहरों की तरह ढह जाती हैं। सूचना सबसे मूल्यवान मुद्रा बन जाती है। अनुभाग 5 तकनीकी सहजीवन। हम अपनी रचनाओं के साथ एक हो गए हैं। प्रौद्योगिकी हमारी इंद्रियों का विस्तार करती है, हमारी क्षमताओं को बढ़ाती है। स्मार्टफोन बाहरी दिमाग बन जाते हैं। पहनने योग्य उपकरण हमारे शरीर के हर कार्य की निगरानी करते हैं। हम साइबोर्ग हैं, मांस और सिलिकॉन आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारी मानवता की कीमत पर? इन उपकरणों पर हमारी निर्भरता दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। अपने उपकरणों से अलग होने पर हम घबरा जाते हैं। वे हमारी धारणाओं को आकार देते हैं, हमारे फैसलों का मार्गदर्शन करते हैं। एल्गोरिदम हमारी इच्छाओं का अनुमान लगाने से पहले ही लगा लेते हैं। स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम बन जाती है। हम अनदेखी कठपुतली के स्वामी की धुन पर नाचते हैं। आभासी और वास्तविक के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। हम घंटों डिजिटल दुनिया में बिताते हैं। हमारे अवतार स्वयं के विस्तार बन जाते हैं। पलक झपकते ही रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। चैट रूम में प्यार खिलता है, टिप्पणी अनुभागों में घृणा पनपती है। अनुभाग 6 आनुवंशिक हेरफेर। भगवान की भूमिका निभा रहे हैं। जीवन का कोड ही हमारे सामने खुला है। हम दोहरे हेलिक्स में झांकते हैं, इसके रहस्यों को उजागर करते हैं। क्रिस्पियार और अन्य प्रौद्योगिकियां हमें अपने मूल सार को फिर से आकार देने की शक्ति देती हैं। हम एक नए युग के मुहाने पर खड़े हैं। लेकिन क्या हमारे पास ऐसी शक्ति को चलाने की बुद्धि है? डिजाइनर बच्चे हकीकत बन जाते हैं। माता पिता मेनू से आइटम की तरह लक्षण चुनते हैं। बुद्धिमत्ता, एथलेटिकवाद, यहाँ तक कि आंखों का रंग भी हमारी इच्छा के आगे झुक जाता है। पर आत्मा का क्या हम करुणा को इंजीनियर कर सकते हैं? रचनात्मकता, वह चिंगारी जो हमें सचमुच इंसान बनाती है। हम आनुवंशिक रोगों का इलाज करते हैं, जीवन की अवधि बढ़ाते हैं। लेकिन अधिक जनसंख्या एक भूत की तरह मंडरा रही है। अरबों के भार तले संसाधन दबाव में है। संवर्धित और प्राकृतिक मनुष्यों के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। असमानता का एक नया रूप समाज को तोड़ने की धमकी देता है। क्या हम देवताओं और राक्षसों की दुनिया बना रहे हैं? अनुभाग 7 पर्यावरणीय दबाव और अनुकूलन। हमारे आसपास की दुनिया आश्चर्यजनक गति से बदल रही है। जलवायु में बदलाव, पारिस्थितिक तंत्र का पतन, हमने इस ग्रह को अपनी छवि में बदल दिया है। अब यह हमें बदले में नया रूप देता है। हमारे शरीर और दिमाग को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हम समय से बाहर जीव हैं, अपनी ही बनाई दुनिया में फंसे हुए हैं। बढ़ता तापमान हमें अनुकूलन के लिए प्रेरित करता है। हमारे शरीर अत्यधिक गर्मी से निपटना सीख जाते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा है। कमजोर और कमजोर रास्ते से गिर जाते हैं। प्राकृतिक चयन एक क्रूर नया रूप धारण करता है। केवल सबसे अधिक लचीला ही अपने जीन को पारित करने के लिए जीवित रहता है। प्रदूषक हमारी हवा, पानी और भोजन को संतृप्त करते हैं। हमारे शरीर किले बन जाते हैं, निरंतर हमले से लड़ते रहते हैं। कुछ प्रतिरोध विकसित करते हैं, अन्य नई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। कैंसर की दर बढ़ती है, प्रजनन क्षमता घटती है। हम खुद को और अपने अजन्मे बच्चों को जहर दे रहे हैं। भविष्य अंधकारमय और अनिश्चित होता जा रहा है। अनुभाग 8 संज्ञानात्मक क्रांति जारी है। हमारे दिमाग, हमारे शरीर जितनी तेजी से विकसित होते हैं, बुद्धिमत्ता के नए रूप उभरते हैं। भावनात्मक बुद्धि पारंपरिक उपायों के साथ साथ महत्व प्राप्त करती है। हम जटिल सामाजिक परिदृश्यों को नेविगेट करना सीखते हैं। एक परस्पर जुड़ी दुनिया में सहानुभूति एक उत्तरजीविता विशेषता बन जाती है। लेकिन सभी बदलाव बेहतरी के लिए नहीं होते हैं। निरंतर उत्तेजना की दुनिया में ध्यान अवधि कम हो जाती है। हम गहरे गोता लगाने के बजाय स्किम करते हैं। तुरंत संतुष्टि आदर्श बन जाती है। धैर्य किसी भूले हुए कौशल की तरह मुरझा जाता है। हम बड़ी मात्रा में जानकारी संसाधित करते हैं, लेकिन अर्थ खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। ज्ञान के सागर में बुद्धि दुर्लभ हो जाती है। नई संज्ञानात्मक क्षमताएं खिलती हैं। हम जटिल विचारों को संतुलित करते हुए आसानी से मल्टीटास्क करते हैं। पैटर्न पहचान कौशल बढ़ते हैं। हम आभासी दुनिया को उतनी ही आसानी से नेविगेट करते हैं जितनी भौतिक दुनिया को। पर कुछ खो भी जाता है। वास्तव में उपस्थित रहने की क्षमता, जीवन का पूरी तरह से अनुभव करने की क्षमता फीकी पड़ जाती है। अनुभाग 9 आधुनिक विकास की चुनौतियां। परिवर्तन की गति हमारी सामना करने की क्षमता से आगे निकल जाती है।
हम पहले से कहीं ज्यादा तेजी से विकसित होते हैं, फिर भी उतनी तेजी से नहीं। पर्यावरणीय दबाव बढ़ता है, सामाजिक संरचनाएं तनावपूर्ण हैं। हम समय के खिलाफ, खुद के खिलाफ दौड़ में फंस गए हैं। दांव पर कभी इतना कुछ दांव पर नहीं लगा था। अधिक जनसंख्या एक छाया की तरह मंडरा रही है। जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ती है, संसाधन कम होते जाते हैं। भोजन, पानी और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा तेज होती है। क्या हम स्थायी समाधान खोज पाएंगे, या प्रकृति अपना क्रूर संतुलन खुद थोपेगी? असमानता गहरी होती जाती है, जो समाज के ताने बाने के लिए खतरा है। जो लोग आनुवंशिक वृद्धि का खर्च उठा सकते हैं, वे आगे निकल जाते हैं, बाकी पीछे छूट जाते हैं। उनकी क्षमता बंद हो जाती है। स्पेशिएशन का एक नया रूप शुरू होता है। अनुभाग 10, प्रगति का काला पक्ष। जैसे जैसे हम विकसित होते हैं, परछाई लंबी होती जाती हैं। नई क्षमताएं नए प्रलोभन लेकर आती हैं। अपनी दुनिया को फिर से आकार देने की शक्ति दोधारी तलवार बन जाती है। हम अजूबे तो बनाते हैं, लेकिन कल्पना से परे भयावहता भी। हमारे अंदर का अंधेरा हमारे प्रकाश के साथ साथ बढ़ता है। जैविक हथियार एक भयानक वास्तविकता बन जाते हैं। प्रयोगशालाओं में इंजीनियर वायरस वैश्विक महामारी का खतरा पैदा करते हैं। जिन उपकरणों से हम चंगा करते हैं, उन्हीं को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। मृत्यु एक अदृश्य, अजेय शक्ति बन जाती है। एक ऐसी दुनिया में जहां कोई भी वाहक हो सकता है, व्यामोह एक छूत की तरह फैलता है। अमरता की हमारी खोज में एक काला मोड़ आता है। धनी लोग संसाधनों का संचय करते हैं, दूसरों की कीमत पर अपने जीवन का विस्तार करते हैं। अंगों के लिए काला बाजार फलता फूलता है। गरीब वस्तु बन जाते हैं, उनके शरीर को अंगों के लिए काट दिया जाता है। अंतहीन लालच के सामने एक मानव जीवन का मूल्य कम होता जाता है। अनुभाग 11, मानवता का अनिश्चित भविष्य। हम एक चौराहे पर खड़े हैं। हमारा भविष्य धुंध में डूबा हुआ है। हमारे सामने के रास्ते हमें बहुत अलग अलग गंतव्यों तक ले जाते हैं। क्या हम ईश्वरीय ऊंचाइयों तक बढ़ेंगे, या अपनी ही बनाई खाई में गिरेंगे? चुनाव हमेशा की तरह हमारे भीतर है। शायद हम अपने भौतिक रूपों को पूरी तरह से पार कर लेंगे। हमारी चेतना विशाल कंप्यूटर नेटवर्क पर अपलोड हो गई है। हम विशुद्ध विचार के प्राणी बन जाते हैं। डिजिटल अवतारों के माध्यम से ब्रह्मांड की खोज करते हैं। पर हमारी मानवता का क्या? क्या यह इस तरह के परिवर्तन से बचेगा, या हम कुछ पूरी तरह से नया बन जाएंगे? या शायद हम कई प्रजातियों में विभाजित होकर खंडित हो जाएंगे। जो लोग तकनीक को अपनाते हैं, वे साइबोर्ग या डिजिटल संस्थाएं बन जाते हैं। अन्य लोग प्रगति को खारिज करते हुए जीवन के सरल तरीके पर लौट आते हैं। मानवता बढ़ जाती है, हमारी एकता हमेशा के लिए खो जाती है। हमारी विभिन्न संतानों द्वारा आबाद आकाशगंगा एक दूसरे के लिए अजनबी। सबसे काला रास्ता हमारे अपने विलुप्त होने की ओर ले जाता है। दुनिया तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल चैलेंजेस की वजह से। अभी पृथ्वी को बढ़ते तापमान, अनप्रेडिक्टेबल वेदर और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उम्मीद की किरण दिखाता है और एनवायरमेंटल इश्यूज को कम करने के लिए सॉल्यूशंस का वादा करता है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग और उससे जुड़ी घटनाएं, क्लाइमेट चेंज, बार्ज और हीट वेव्स बहुत बड़े रिस्क्स हैं। टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ और पर्यावरण के डिग्रेडेशन के बीच इंटरैक्शन पृथ्वी के भविष्य के लिए एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा करता है। इन इश्यूज की ग्रेविटी को समझना आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए स्ट्रैटेजी बनाने की दिशा में पहला कदम है। यह ऐसे एआई और एनवायरमेंटल चैलेंजेस के बीच के इंट्रिकेट रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करता है और एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स का आह्वान करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की हकीकत है जो ग्लोबली कई सेक्टर्स को प्रभावित कर रही है। साइंटिस्ट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में एआई बेहतर वेदर पैटर्न्स प्रिडिक्ट करने, एनर्जी यूज को ऑप्टिमाइज करने और प्राकृतिक संसाधनों को मैनेज करने के लिए टूल्स देता है। एआई की लार्ज डेटा सेट्स को प्रोसेस करने की क्षमता से ज्यादा एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट और क्लाइमेट मॉडल्स मिल सकते हैं। एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजीज ऐसी स्मार्ट ग्रिड्स डेवलप करने में मदद कर सकती हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का ज्यादा इफेक्टिवली उपयोग करती हैं। एग्रीकल्चर में एआई टूल्स लैंड यूज प्रैक्टिसेस को एनहांस कर सकते हैं, क्रॉप यील्ड्स इंप्रूव कर सकते हैं और पानी की खपत कम कर सकते हैं। साइंटिस्ट एआई ऑटोमेटेड सिस्टम्स के जरिए इंडेंजर्ड स्पीशीज की निगरानी और सुरक्षा करके बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में भी मदद कर सकता है। यह सुनिश्चित करना कि एआई को
प्लैनेट को बेनिफिट पहुंचाने के लिए डेवलप और यूज किया जाए, पॉलिसी मेकर्स और टेक्नोलॉजिस्ट्स के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी के एवरेज सरफेस टेम्परेचर में लॉन्ग टर्म वृद्धि। साइंटिस्ट ग्लोबल वार्मिंग के प्रूफ्स बिल्कुल स्पष्ट हैं। पिछले दशक में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है। इन परिवर्तनों का मानव स्वास्थ्य, कृषि, फ्रेश वाटर सप्लाईज और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन और एक मल्टी फैसेटेड अप्रोच की जरूरत है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर शिफ्ट करना, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना और क्लीनर ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस अपनाना महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं। साइंटिस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने और बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए जंगलों और वेटलैंड्स की रक्षा करना और उन्हें रिस्टोर करना जरूरी है। इन सॉल्यूशंस में इन्वेस्ट करना प्लैनेट के फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है। क्लाइमेट चेंज में सिर्फ तापमान बढ़ना ही नहीं है। इसका मतलब है कई दशकों या उससे ज्यादा समय तक तापमान, वर्षा या हवा के पैटर्न्स में महत्वपूर्ण बदलाव। साइंटिस्ट इसका एक दिखाई देने वाला इफेक्ट है वाटर साइकिल्स का बदलना, जिससे भयंकर सूखा या भीषण बाढ़ आती है। यह वेरिएबिलिटी किसानों के लिए पानी की उपलब्धता का अनुमान लगाना मुश्किल बना देती है, जिससे क्रॉप्स फेल हो जाती हैं और फूड शॉर्टेजेस हो जाती है। समुद्र के बढ़ते जल स्तर से तटीय समुदायों को कटाव और ज्यादा फ्रीक्वेंट बारिश का खतरा है। महासागरों के गर्म होने से ज्यादा तेज हरिकेन्स और टाइफून्स आते हैं। साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज सबसे ज्यादा गरीब समुदायों को प्रभावित करता है और एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को और बढ़ा देता है। बदलते क्लाइमेट के साथ अडेप्ट करने के लिए, वल्नरेबल पॉपुलेशंस को सपोर्ट करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और फंडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5, बाढ़, बढ़ता पानी। बाढ़ ज्यादा फ्रीक्वेंट और सीवियर हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज और खराब अर्बन प्लानिंग के कारण। बाढ़ के कॉजेज और इम्पैक्ट्स को समझना, इफेक्टिव प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजीज डेवलप करने के लिए जरूरी है। भारी वर्षा, तेजी से पिघलती बर्फ और इनएडिक्वेट ड्रेनेज बाढ़ के प्रमुख कारण हैं। अर्बन एरियाज, जहां बहुत ज्यादा इम्पर्मेबल सर्फेसेज हैं, विशेष रूप से वनरेबल हैं। इसके लिए बेहतर अर्बन प्लानिंग की जरूरत है, जिसमें ग्रीन स्पेसेस और बेहतर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स शामिल हों। पानी से होने वाली बीमारियां, आजीविका का नुकसान और डिस्प्लेसमेंट बाढ़ की घटनाओं के बाद आम बात है। बाढ़ पीने के पानी के सोर्सेज को दूषित कर सकती है, जिससे बीमारियां फैल सकती हैं। इन इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए फ्लड डिफेंसेस में इन्वेस्ट करना और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। बाढ़ के रिस्क्स को कम करने के लिए वेटलैंड्स को रिस्टोर करना और प्राकृतिक फ्लड प्लेन्स को बनाए रखना सस्टेनेबल स्ट्रैटेजीज हैं। सेक्शन 6, भूकंप, हिलती जमीन। भूकंप से जान माल को बहुत ज्यादा खतरा होता है, खासकर साइज्मिकली एक्टिव रीजन्स में। उनके मैकेनिज्म्स को समझने से उनके डिजास्ट्रस इफेक्ट्स को कम करने में मदद मिल सकती है। यह नॉलेज ऐसी इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो भूकंपीय बलों का सामना कर सकें। भूकंप के तुरंत बाद की स्थिति बहुत विनाशकारी हो सकती है, जिसके लिए कुशल इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम्स की आवश्यकता होती है। ये सिस्टम्स तेज कम्युनिकेशन, मेडिकल एड और लॉजिस्टिकल सपोर्ट पर निर्भर करते हैं। अर्थक्वेक ड्रिल्स और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचेस से रेजिलियंस को बढ़ाया जा सकता है। सेक्शन 7, हीट वेव्स, हमारे भविष्य को झुलसाते हुए। हीट वेव्स यानी बहुत ज्यादा गर्मी के लंबे समय तक बने रहने की स्थिति ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो रही है। हीट वेव्स के इम्पैक्ट से निपटने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करने के लिए उनके कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट शहरों में हीट वेव्स के इम्पैक्ट को और बढ़ा देता है। वेजिटेशन बढ़ाकर शहरों को हरा भरा बनाने से इन इफेक्ट्स को कम किया जा सकता है। हीट वेव्स के दौरान गर्मी से संबंधित बीमारियों का खतरा बहुत बार आच जाता है। वल्नरेबल पॉपुलेशंस की सुरक्षा के लिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स को प्लान्स के साथ तैयार रहना होगा। ज्यादा फ्रीक्वेंट हीट वेव्स के साथ अडेप्ट होने के लिए काम करने के तरीकों को बदलना होगा और कूलिंग सिस्टम्स की एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना होगा। सेक्शन 8, मानवीय कार्य, एक बेहतर कल की ओर कदम। मानवीय एक्शंस ने एनवायरमेंटल चैलेंजेस में बहुत ज्यादा योगदान दिया है, लेकिन उनके पास सॉल्यूशंस की भी है। व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।
लाइफस्टाइल चॉइसेस के जरिए कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना एक ऐसा स्टेप है जो हर कोई उठा सकता है। सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने वाली पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है। रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में इनोवेशन से हमारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को बहुत कम किया जा सकता है। इन टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करने से ग्रीन सेक्टर्स में आर्थिक विकास और जॉब क्रिएशन को बढ़ावा मिलता है। सस्टेनेबिलिटी की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशन और अवेयरनेस बहुत जरूरी है। कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स से ज्यादा सस्टेनेबल लोकल एनवायरनमेंट्स बन सकते हैं। सेक्शन 9, सामूहिक जिम्मेदारी की शक्ति। ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जब कम्युनिटीज, नेशंस और इंडिविजुअल्स एक साथ आते हैं तो उनके कंबाइंड एफर्ट्स से बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। पेरिस एग्रीमेंट जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते क्लाइमेट चेंज को कम करने के ग्लोबल एफर्ट्स के उदाहरण हैं। कोऑपरेटिव एफर्ट्स ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी देशों को वह सपोर्ट मिले जिसकी उन्हें जरूरत है। कम्युनिटी लेवल के एक्शंस जैसे कम्युनिटी गार्डनिंग और रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स का बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। सिटीजन्स के नेतृत्व में इनफॉर्मल कोलैबोरेशंस और मूवमेंट्स बदलाव ला सकते हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेयरनेस बढ़ाने और एक्शन के लिए लोगों को मोबिलाइज करने के लिए पावरफुल टूल्स देते हैं। सामूहिक जिम्मेदारी की पावर इस समझ में निहित है कि एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने में हर किसी की भूमिका होती है। सेक्शन 10, निष्कर्ष। एक आशाजनक क्षितिज। पृथ्वी और मानवता के सामने चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लेकिन उम्मीद की किरण बाकी है। हमारे ग्रह का फ्यूचर उन चॉइसेस पर निर्भर करता है जो हम आज करते हैं। एनवायरमेंटल चैलेंजेस को कम करने में एआई की रोल पॉजिटिव चेंज की क्षमता को हाईलाइट करती है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाकर मानवता आगे एक सस्टेनेबल पाथ बना सकती है। दुनिया भर के समुदायों की रेजिलियंस और क्रिएटिविटी ऑप्टिमिज्म को इंस्पायर करती है। लोकल कंजर्वेशन एफर्ट्स से लेकर इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट्स तक हमारे ग्रह की रक्षा करने की सामूहिक इच्छा शक्ति स्पष्ट है। अंत में, जहां फ्यूचर में चैलेंजेस हो सकती हैं, वहीं ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज भी हैं। एक साथ काम करके हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक थ्राइविंग प्लेनेट सुनिश्चित कर सकते हैं।